नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली मास कम्युनिकेशन क्विज़ डे 9। अब तक क्या आपने डेली मास कम्युनिकेशन क्विज़ के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डेली मास कम्युनिकेशन क्विज़ को आप देख सकते हैं। डे 8 तक वीडियो अपलोडेड है। आज हम डे 9 के बात करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं डेली मास कम्युनिकेशन क्विज़ डे 9 का। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके सामने, हु वाज ए रेटर। रेटर कौन थे आपको बताना है। एरिस्टोटल, चाणक्य, ऑल ऑफ दिस, नेहरू। रेटर एक्चुअली होता क्या है इसको पहले आप जान लीजिए, रेटर क्या है, तभी आप जो है अगर आपको पता है तो आप जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए रेटर क्या होता है। रेटर इज़ द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन और परसुएशन एंड डिफरेंट मैसेज और स्पीच शुड बी मेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस एट डिफरेंट सिचुएशन टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट्स और टू स्टैब्लिश प्रोपागेंडा। मीन्स अगर आप प्रोपागेंडा सेट कर रहे हैं या फिर एक मैसेज डिजाइन कर रहे हैं, ओके, आप प्रोपागेंडा सेट कर रहे हैं या मैसेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उस मैसेज जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट ऑडियंस के लिए जब आप मैसेज डिजाइन करते हैं या कम्युनिकेशंस का आप पूरा प्रोपागेंडा सेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेटर। आप पूरा उस कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पीकर को कहीं पे भाषण देना है तो उस ऑडियंस के हिसाब से वो मैसेज डिज़ाइन करेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से वो मैसेज डिज़ाइन करेगा ताकि वो ऑडियंस को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, परसुएट कर पाए, समझा पाए। दैट इज़ कॉल्ड रेटर। तो वो रेटोरिक कौन थे, किन में से वो कम्युनिकेशन का, वो परसुएसिव का, वो मैसेज डिज़ाइन करने का या प्रोपेगेंडा सेट करने का अपने भाषण के दौरान, वो किस में एक उनके अंदर खूबी थी रेटरी वाली। ठीक है, तो आपको बताना है एरिस्टोटल है, नेहरू है, चाणक्य, ऑल ऑफ दीजिए। आंसर ऑलरेडी हैज़ कम, सो चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। लेट्स चेक, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सभी जो थे वो रेटर थे। ठीक है, कैसे रेटर, देखिए डेफिनेटली रेटर इज द आर्ट ऑफ परसुएशन। एक आर्ट होता है, परसुएशन का एक आर्ट होता है। द डेफिनेशन ऑफ रेटर इज अ ग्रेट स्पीकर और ए टीचर ऑफ रेटोरिक और पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग का टीचर होता है वो उसी को हम रेटर कहते हैं। तो एरिस्टोटल भी रेटर थे। एरिस्टोटल जो थे वो जनरली ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। ओके, और ही वॉज ऑल्सो अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ग्रेट के वो टीचर भी थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का आपने कम्युनिकेशन मॉडल भी पढ़ा होगा, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग के बेस पर ये एरिस्टोटल मॉडल बना था, जिसको आपने एलिमेंट्स इसके पढ़े होंगे आपने, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट। ठीक है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट। ठीक है, तो एक बार हम समरी कर देते हैं। जो रेटर है एक आर्ट ऑफ परसुएशन है, एक ग्रेट स्पीकर होता है और पब्लिक स्पीकिंग का वो टीचर होता है। ठीक है, सो एक ऐसी कला जिसको आपको अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग जो है प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, डिफरेंट प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑडियंसेस के लिए जब आप उस स्पीच को बनाते हो जो कि कम्युनिकेटिव हो, परसुएसिव हो, दैट आर्ट इज़ कॉल्ड रेटर। ओके, सो रेटर का जो कला था वो किन में था, वो एरिस्टोटल के अंदर भी था, चाणक्य के अंदर भी था और नेहरू के अंदर भी था। तो एरिस्टोटल क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे, वो एक अलेक्जेंडर ग्रेट के टीचर भी थे और उन्होंने उनके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी दिया है। दैट एलिमेंट्स आर स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट। ठीक है, जनरली ये मॉडल पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना था। नेहरू की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल दैट ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो वो भी एक बहुत बड़े ग्रेट स्पीकर थे। ठीक है, उनमें भी रेटर की का एक आर्ट था। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य, यू नो चाणक्य, ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन एम्पेरर चंद्रगुप्त। ठीक है, इंडियन एम्पेरर ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के वो एक तरीके से आप बोलो एडवाइजर थे या प्राइम मिनिस्टर थे। सो जो है, और साथ साथ में वो ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है,
वो फर्स्ट रूलर भी थे मौर्यन एम्पायर के अपने एंसेंट इंडिया में। सो ऑल दीज द फेमस पर्सनालिटीज वेयर रेटर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल सर्वेज आर इसेंशियली। ठीक है, ऑप्शंस में आपके है एक्सप्लेनेटरी, कम्युनल, इंटरडिसिप्लिनरी, नैरेटिव। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होता है ऑल सर्वेज आर इसेंशियली, एक्सप्लेनेटरी, कम्युनल, इंटरडिसिप्लिनरी, नैरेटिव। इंटरडिसिप्लिनरी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, इंटरडिसिप्लिनरी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन इन सर्वे आर फ्रॉम कोर एरियाज एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी किसको बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन इन वन एक्टिविटी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन इन वन एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी के अंदर दो और दो से ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन को हम इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। सो हमारा सर्विस जो होता है, सर्विस क्या होता है? सर्विस इज जनरली इट इज़ अ रिसर्च मेथड। ठीक है, ये एक रिसर्च मेथड होता है जो कि हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल सर्विस आर इसेंशियली व्हाट। सो हमेशा जो सर्विस होता है हम उसमें क्या करते हैं, सर्वे एक मेथड होता है, रिसर्च मेथड, जनरली हम उसमें क्वेश्चंस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है हम अपने सब्जेक्ट से ओरिएंटेड और रिसर्च टॉपिक से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक वार्म अप क्वेश्चन सबसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद सब क्वेश्चंस रखते हैं। तो जनरली जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस नॉर्मली सर्वे के अंदर पाया जाता है। लाइक अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो उसमें सोशियोलॉजी भी आएगा, एंथ्रोपोलॉजी भी आएगा, सोशियोलॉजी भी आएगा, सो साइकोलॉजी भी आएगा। सो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं अपने सर्विस में। So that's why it is called the all surveys are essentially interdisciplinary. Okay, so let's move to the question number 3. Question number 3 आपके सामने है, the camera pivoting right or left is known as what? ठीक है, जब आप कैमरा को राइट और लेफ्ट मूव करते हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, राइट और लेफ्ट की बात कहा गया है, अप एंड डाउन की हम बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो कैमरा पाइवोटिंग राइट और लेफ्ट इज नॉन एज व्हाट? कैमरा पाइवोटिंग इट इज कॉल्ड एज पैन। ठीक है, हम पैन को जनरली क्या होता है, पैन इज अ हॉरिजॉन्टल कैमरा मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैमरा मूवमेंट का मतलब क्या है? नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब राइट और लेफ्ट। ठीक है, सो इन विच द कैमरा मूव्स लेफ्ट एंड राइट अबाउट ए सेंट्रल एक्सिस। मतलब क्या है कि हम जब ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करते हैं तो ट्राइपॉड पर जो कैमरा है वो वहीं पे रहता है, कैमरा मूव नहीं होता है। कैमरा का जो लेंस है वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट मूव होता है, उसको हम पैन कहते हैं। ठीक है, जब कैमरा जो है पूरे कैमरा मूव करेगा, इंटायर माउंटिंग सिस्टम जब मूव करेगा कैमरा, लाइक डॉली में हम मूव करते हैं, वो डॉली में हम पूरे कैमरा को क्या करते हैं, मूव करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। पूरा कैमरा ही इंटायर माउंटिंग सिस्टम कैमरा ही पूरा एक साथ जाता है और कैमरा ही पीछे आता है, और कैमरा ही लेफ्ट की तरफ पूरा कैमरा चला जाता है और कैमरा ही राइट की तरफ चला जाता है, उसको हम डॉली बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पैन की बात करेंगे तो हम सीधा कैमरा एक जगह पे होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड लोकेशन पे, सेंट्रल एक्सिस पे, बस उसकी जो है लेंस जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है, दैट इज कॉल्ड पैन। ठीक है, सेम चीज़ें अगर हम अप एंड डाउन करते हैं, एक जगह पे माउंट फिक्स करके हम कैमरा को अप एंड डाउन करते हैं, उसको कहते हैं क्या, टिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जूम। जूम क्या है? जूम जब हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई भी दूर की चीज़ें हमें पास लानी होती है तो हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। ठीक है, फिर हमें कोई चीज़ से पूरे व्यू एंगल, अच्छा लार्ज व्यू एंगल चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो जूम आउट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन जो था प्रोडक्शन से था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हर्ट शेप्ड पैटर्न इज डिस्क्राइब्ड बाई। ठीक है, हर्ट शेप्ड पैटर्न जो है वो कौन से माइक्रोफोन जो है बताती है, बताइए। तो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, द कार्डवर्ड माइक्रोफोन, हाइपर कार्डवर्ड माइक्स, सुपर कार्डवर्ड माइक्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हर्ट शेप्ड पैटर्न माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है, ये पोलर पैटर्न होता है, लाइक इस तरीके से होता है आपका माइक के अंदर। ठीक है, ये पोलर पैटर्न होता है, पिकअप पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, पिकअप पैटर्न, डिफरेंट पिकअप पैटर्न बना होता है, किसी में ये थोड़ा सा इस तरीके से भी हो सकता है, किसी में ये लार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोलर पैटर्न बना हुआ होता है। तो
तो आपको बताना है कि हर्ट शिफ्ट पैटर्न जो है जनरली इन सब माइक्रोफोन में कौन से माइक्रोफोन में मिलता है, पाया जाता है या डिस्क्राइब करती है इस पैटर्न को। राइट आंसर क्या है देखते हैं। ऑल ऑफ दिस, सारे माइक्रोफोन जो है वो उसमें हर्ट शिफ्ट पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हर्ट शिफ्ट पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। अ माइक्रोफोन विथ ए कार्डोइड पिकअप पैटर्न हैज साउंड बेस्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड एक्टिवली रिजेक्ट्स साउंड्स फ्रॉम द बिहाइंड, ठीक है। हम फ्रंट साइड से माइक्रो जो जितने कार्डोइड पिकअप पैटर्न होते हैं, पिकअप पैटर्न माइक होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपका पोलर पैटर्न जो होता है, जो हर्ट शिफ्ट बना हुआ था, उससे क्या करता है कि साउंड जो है वो फ्रंट से लेती है, साउंड बेस्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड एक्टिवली रिजेक्ट साउंड फ्रॉम द बिहाइंड, जो पीछे की साउंड्स को रिजेक्ट करता है और फ्रंट के साउंड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये इस तरीके के माइक को हम क्या करते हैं, हर्ट शिफ्ट पिकअप पैटर्न माइक बोलते हैं माइक्रोफोन। और ये माइक्रोफोन सभी में पाया जाता है, ये सारे माइक्रोफोन। बस अंतर ये है कि जो किसी सपोज लाइक सुपर कार्डोइड माइक्स के अंदर, सुपर कार्डोइड माइक्स के अंदर क्या होता है, जनरली इट इज़ मोर डायरेक्शनल देन कार्डोइड माइक, ठीक है। कार्डोइड माइक से जनरली डबल प्लस होती है इससे, ठीक है। तो कार्डोइड माइक्रोफोन से सुपर कार्डोइड माइक्स जो है वो ज़्यादा डायरेक्शनल होती है, ज़्यादा उनमें उनके अंदर पोलर पैटर्न होता है, ठीक है। उसके उनके अंदर साउंड जो है पिक करने की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सो हाइपर कार्डोइड में क्या होता है, हाइपर कार्डोइड में उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इवन +3 3 प्लस कर दीजिए, मतलब कि ये सबसे 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, देन ये 3 नंबर पे, हाइपर कार्डोइड में इवन मोर सो आपको पोलर पैटर्न समझ में आया, हर्ट शिफ्ट पैटर्न समझ में आया। ये जनरली पिकअप पैटर्न के बेसिस पे है। कुछ पैटर्न के बेसिस पे हम माइक्रोफोन को डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन बेसिस पे भी हम डिसाइड कर जनरली कैटेगराइज करते हैं माइक्रोफोन को। लाइक आपका यूनी डायरेक्शनल माइक होता है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल माइक होता है, और बाई डायरेक्शनल माइक होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल माइक, और आपका ओमनी डायरेक्शनल माइक भी होता है, ठीक है। तो यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल माइक क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक सिंगल साइड से जो है आपको माइक उसका पिकअप पैटर्न होगा जो आपको साउंड को एक्सेप्ट करेगा। बाई डायरेक्शनल में दो साइड से जो है आपके जो 2 डायरेक्शन से साउंड को एक्सेप्ट करेगा। ओमनी डायरेक्शनल में जो है मल्टी डायरेक्शन से आपके साउंड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो ये डायरेक्शन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन था माइक्रोफोन का, जो है इस तरीके से है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज व्हाट। उस डिवाइस का नाम बताना है जो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल है, ऑप्शन देख के लगता है नहीं कि बहुत टफ सवाल है, सो ऑप्शन देख के आप बता पाएंगे। डेफिनेटली इट इज़ करेक्ट आंसर एवरीबडी इज गिविंग। सो ट्रांसड्यूसर इज द राइट आंसर। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और ट्रांसड्यूसर जो है जनरली आप जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हो उस डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड, लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड आप बोल सकते हो कि हाउ मच ऑफ योर सीन इज इन फोकस, ठीक है। आपका कितना सीन जो है वो फोकस में है, इसको हम कैलकुलेट हम फोकल लेंथ से करते हैं। आपका फोकल लेंथ डिसाइड करता है आपका एक डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। आपका डिस्टेंस टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस है वो भी जो है आपका डिसाइड करता है, ठीक है, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड। सो ये डेफिनेटली आपका ये बहुत बड़ा एक कितना फोटोग्राफी के अंदर कितना शार्पनेस है आपका, ये भी एक डेप्थ ऑफ फील्ड से बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। जनरली आप डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी में यूज होता है, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसड्यूसर यू शुड नो अबाउट इट। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में आपको जानना है, ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से द फिल्म बालन वॉज डायरेक्टेड बाई, ठीक है। बालन फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। एस नोटानी, जेसी डैनियल, रामू कैरेट और पी भास्करन, ठीक है, पी भास्करन। चलिए जल्दी से बताइए। नहीं 50-50 आंसर, और चलिए बताइए नेक्स्ट। ओके चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है एस नोटानी, ठीक है। एस नोटानी हैज़ डायरेक्टेड द बालन फिल्म, ठीक है। बालन इज ए 1938 इंडियन मलयालम लैंग्वेज फिल्म, ठीक है।
ये 1938 में आई थी ये, और ये इंडियन मलयालम लैंग्वेज फिल्म है जो कि एस नोरानी ने डायरेक्ट किया था, ठीक है। इट वॉज थर्ड फीचर फिल्म एंड फर्स्ट साउंड फिल्म इन मलयालम। मलयालम के लिए ये पहला साउंड फिल्म था, ठीक है। बालन, लाइक आपने बॉलीवुड की बात करें, इंडियन फिल्म की बात करें, इंडियन सिनेमा की, तो उसमें सबसे साउंड फिल्म कौन था? बोलती फिल्म जिसको आप बोलते हो, दैट इज़ आलमारा, एंड साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इन द सेम में मलयालम में जो साउंड फिल्म था वो फर्स्ट साउंड फिल्म कौन सा था? वो बालन था। आपको याद रखना है, जिन्होंने एस नोटानी ने डायरेक्ट किया था 1938 में, ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी, ठीक है। और किस स्टोरी पे ये बेस्ड था? ये विद्युम, जो स्टोरी आगे की आप बताइएगा, विद्युम मिसेस, ठीक है, ये स्टोरी पे बेस्ड था। और आगे बात करते हैं ऑप्शंस की, जेसी डैनियल की, ठीक है। तो जेसी डैनियल के बारे में आपने सुना होगा। जेसी डैनियल एक केरला का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। मलयालम सिनेमा में ये दिया जाता है, ठीक है। मलयालम सिनेमा में दिए जाने वाला ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। केरला हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। केरला का हाईएस्ट अवार्ड है ये, मलयालम इन सिनेमा में दिया जाता है। और इसके जो विनर हैं, फर्स्ट विनर, सबसे पहला विनर, जनरली पहला विनर आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखिए बालन मूवी को क्यों लिया गया, क्योंकि बालन मूवी जो थी मलयालम में पहली साउंड फिल्म थी, इसलिए इस मूवी को लिया गया। उनके डायरेक्टर को क्यों लिया गया? क्योंकि ये पहली मूवी थी, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज की। सो पहला मूवी, पहला अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी न किसी एस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो हम जेसी डैनियल की बात कर रहे थे, जो कि केरला में एक हाईएस्ट अवार्ड है, इंडियन मलयालम सिनेमा में दिया जाता है ये अवार्ड। और पहले विनर थे ये टी.ई. वासुदेवन, ठीक है, टी.ई. वासुदेवन, नोट डाउन कर लीजिए, टी.ई. वासुदेवन, जिनको ये सबसे पहला अवार्ड दिया गया था, जेसी डैनियल अवार्ड, ठीक है। रामू कैरेट की बात करें तो रामू कैरेट भी क्या है? मलयाली इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है। इज ऑल्सो मलयाली इंडियन फिल्म डायरेक्टर। सेम हेयर, पी भास्करन भी मलयाली इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है। पी भास्करन को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल गया है, ठीक है। जेसी डैनियल अवार्ड भी मिला है, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉन्ग लिरिक्स के लिए अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। सॉन्ग लिरिक्स के लिए बहुत अवार्ड मिला है। सो इस तरीके से है, जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। हर ऑप्शंस को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ कंसिडर्ड द प्रोपोनेंट ऑफ कल्टिवेशन एनालिसिस, ठीक है। कल्टिवेशन एनालिसिस के प्रोपोनेंट कौन है? कल्टिवेशन थ्योरी जिन्होंने दिया है? या राइट आंसर हैज़ कम, सो लेट्स चेक। जॉर्ज जर्नर हैज़ गिवन द कल्टिवेशन थ्योरी, ठीक है। सो हेयर you can read the explanation. Cultivation theory was proposed by George Jarbner. According to the theory, people who watch television frequently are more likely to be influenced by the masses from the world of television. इन्होंने इस थ्योरी में, अपने कल्टिवेशन थ्योरी में ये कहा कि जो जब से ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न देखता है वो ज़्यादा क्या होता है, मैसेज से इन्फ्लुएंस होता है, और वो पूरी दुनिया को भी वैसी ही नज़र से देखने लगता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ही और शी इज़ वॉचिंग television frequently, CID or violence, it means he will analyze the whole world that कि पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, पूरा दुनिया में वायलेंस हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड मीन वर्ल्ड सिंड्रोम भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। ये भी हमने डेली मास कम्युनिकेशन क्विज में डिस्कस किया है, ठीक है। सो जॉर्ज जर्नर ने कल्टिवेशन थ्योरी दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट डाउन करने वाली? सीन मैकब्राइट मैकब्राइट कमीशन के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मैकब्राइट कमीशन के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। ये इंटरनेशनल मैकब्राइट कमीशन किन्होंने बनाया था? ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया था 1977 में, ठीक है। और उसके वो प्रेसिडेंट रहे हैं सीन मैकब्राइट, और उन्होंने एक इसका रिकमेंडेशन था न्वी को, जिसका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए कहा गया था कि हम इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे तो हम पूरे बैलेंस वे में इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। सारी दुनिया की खबर होगी, सारे देशों की खबर होगी, ठीक है।
तो ये जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मार्शल मैकलुहान की बात करें तो मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। मीडियम इज़ द मैसेज इन्होंने कहा है, मीडियम इज़ द मैसेज, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट डाउन करने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर जॉर्ज जर्नर ने मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अगर ईयर की बात करें तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो कब दिया गया था? ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मार्शल मैकलुहान द्वारा 1964 में दिया गया था। विल्बुर स्लैम ने अगर है कि विल्बुर स्लैम जो है इन्होंने एक बुक लिखा है मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है जिनके ऑथर हैं विल्बुर स्लैम, इन्होंने एक मॉडल भी दिया है दैट इज़ ऑसगुड मॉडल, ठीक है, ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने इनकोडर और डिकोडर की भी कॉन्सेप्ट दिया है, इनकोडर, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग भी बोल सकते हो, या इनकोडर एंड डिकोडर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है विल्बुर स्लैम ने। तो कई सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है अपने मास कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में। ऑसगुड मॉडल, इनकोडिंग एंड मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट जैसे बुक्स को भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो हम ऑसगुड मॉडल की बात करते हैं तो ऑसगुड मॉडल कब आया था? ऑसगुड मॉडल इन्होंने 1954 में दिया था, ठीक है, 1954 में। और 1964 आपको बता ही दिया। ये जॉर्ज जर्नर 1960 में, ठीक है, कल्टीवेशन थ्योरी दिया था। सो कुल मिलाकर ओवरव्यू आपको बताऊं तो सीन मैकब्राइड जो है वो 1977 में रिपोर्ट सबमिट की गई, रिपोर्ट बनाया गया था, कमेटी बनी थी और इसको 1980 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ठीक है, याद रखने वाले। 1977 में बना था, 1980 में रिपोर्ट सबमिट किया गया था, ठीक है। मार्शल मैकलुहान ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया, मीडियम इज़ द मैसेज का कॉन्सेप्ट दिया। 1964 में इन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने थीसिस में या वो उन आर्टिकल में लिखा। विल्बुर स्लैम ने 1954 में ऑसगुड मॉडल दिया, मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट बुक लिखा और इन्होंने इनकोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। जॉर्ज जर्नर ने 1960 में कल्टीवेशन थ्योरी दिया, ठीक है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is name the scholar who coined the expressions the medium is the masses and global village. Just now we have discussed these questions, ठीक है। medium is the masses and global village का concept मार्शल मैकलुहान ने दिया था, ठीक है। तो मार्शल मैकलुहान इज द राइट आंसर, ठीक है। और द मीडियम इज द मैसेज इज द फ्रेश coined बाय द कैनेडियन कम्युनिकेशन। दे वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर है। मार्शल मैकलुहान जो थे क्या थे? वो कैनेडियन थे, कैनेडियन कैनेडियन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे वो, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल मैकलुहान जो है थे कैनेडियन थे, जर्मन थे या ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। मार्शल मैकलुहान वॉज द कैनेडियन थ्योरिस्ट एंड ही इंट्रोड्यूस्ड इन अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन, पब्लिश इन 1964 में उनकी बुक छपी थी अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। मैकलुहान proposes that a communication medium itself, not the message it carries, should be primary focus of the study. He showed that artifacts as media affects any society by their characteristics or content, ठीक है। उन्होंने पूरे मीडियम को मैसेज ही कहा था, ठीक है। इटसेल्फ उन्होंने समझा था कि इट इज़ मीडियम जो है इट्स अपने आप में एक जो है क्या है, मैसेज है, ठीक है, जो कि इट इज़ द प्राइमरी फोकस, उनके स्टडी का प्राइमरी फोकस रहा था ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्बर्ट बांडुरा की बात करें तो अल्बर्ट बांडुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है, ठीक है। ये गिव सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बांडुरा की, उनमें उन्होंने 4 एलिमेंट्स की बात की है, क्या क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। ये 4 एलिमेंट सोशल लर्निंग थ्योरी में बात की है उन्होंने, ठीक है। तो इसको हम कभी अगले की कभी वीडियो में हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। विल्बुर स्लैम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट 1960 में, और ऑसगुड मॉडल ने दिया है, ऑसगुड मॉडल दिया है और इन्होंने इनकोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट को भी समझाया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द साइंस ऑफ साइंस नोन एज, ठीक है। साइंस ऑफ साइन नोन एज व्हाट? सिमोटिक्स, एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और कम्युनिकोलॉजी। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। लेट्स चेक। सिमोटिक्स इज द साइंस ऑफ साइन, ओके। सो हेयर यू रीड द एक्सप्लेनेशन। सिमोटिक्स या फिर सिमोलॉजी दोनों एक ही चीज़ है। इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, सिम्बल्स एंड सिग्निफिकेशन, ठीक है।
इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मीनिंग इज़ क्रिएटेड, नॉट व्हाट इज़। क्या मतलब होता है ये नहीं, इसका कैसे मीनिंग निकलता है, क्या है इसकी मतलब पूरी अंदर की डेप्थ हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेमोटिक्स। ठीक है, बिल्कुल साइन और सिंबल के ऊपर ये स्टडी होती है। ठीक है, कहाँ से आया ये सिंबल्स या इसके सिंबल्स का क्या मतलब है, ठीक है, इसकी मीनिंग डिराइव करना, ये सारे सेमोटिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकोलॉजी, यू नो द कम्युनिकोलॉजी इज द स्कॉलरी एंड एकेडमिक स्टडी ऑफ हाउ वी क्रिएट एंड यूज मैसेज टू अफेक्ट आवर सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, हम मैसेज को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे यूज करेंगे अपने सोशल इन्वायरमेंट को अफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकोलॉजी। ठीक है, इथनोग्राफी क्या होता है? इथनोग्राफी इज a specific kind of written observation science which provides an account of particular कल्चर, सोसाइटी और कम्युनिटी। ठीक है, हम इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके हम कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इथनोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमनिटी concerned with human behavior, human biology and societies in both the present and past, including the past human species। ठीक है, हम एंथ्रोपोलॉजी में जनरली स्टडी करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, ह्यूमनिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके ह्यूमन बिहेवियर, उसकी बायोलॉजी, सोसाइटीज़ और उसके प्रेजेंट और पास्ट की ह्यूमन पूरी स्पीसीज़ को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ अपोट्रिपोलॉजी। ठीक है, अपोट्रिपोलॉजी के डायरेक्टर कौन, चलिए बताइए। ये आपके सिनेमा से क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। महेश भट्ट, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक या अदूर गोपालकृष्णन। ठीक है, लेट्स चेक। सत्यजीत राय इज़ द राइट आंसर। सत्यजीत राय इज़ द डायरेक्टर ऑफ अपोट्रियोलॉजी। ठीक है, अपोट्रियोलॉजी 3 पिक्चर से ये मिलकर बनी है, लाइक इसको कंप्राइजेज 3 इंडियन बंगाली लैंग्वेज फिल्म्स। ठीक है, इंडियन बंगाली लैंग्वेज, यहाँ पे भी क्वेश्चन डिराइव होता है एक अलग सा कि आपसे पूछा जा सकता है कि अपोट्रियोलॉजी कंप्राइजेज 3 इंडियन फिल्म्स, आपके लगेगा बंगाली लैंग्वेज फिल्म्स, तेलुगु लैंग्वेज फिल्म्स या हिंदी फिल्म्स, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। सो आपको याद रखना है, इट कंप्राइजेज 3 इंडियन बंगाली लैंग्वेज फिल्म्स, डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय। कौन कौन सी वो 3 फिल्म्स थी? पाथेर पंचाली, अपराजितो, द वर्ल्ड ऑफ अपो। ये 3 फिल्म को मिलकर जो है इंडियन बंगाली फिल्म है ये तीनों, और तीनों मिलकर ही अपोट्रियोलॉजी। ट्रियोलॉजी का मतलब ही होता है ट्राई का मतलब 3। ठीक है, सो दे आर फ्रिक्वेंटली लिस्टेड अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल द टाइम एंड आर ऑफन साइटेड एज द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ा फिल्म माना जाता है इसको, सभी हमेशा की तरह ये सबसे जो है अच्छी फिल्मों में इसको रखा गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड all the 10 questions